नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि YNR पर। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था। 16 अगस्त 1946 के दिन ये घटना घटित हुई और एक बड़ी ही दर्दनाक घटना के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके कलकत्ता के इतिहास में जिसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर इसको द वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स के नाम से भी जाना जाता है, और कलकत्ता के इतिहास का सबसे काला दिन इसको कहा जाता है। तो क्या हुआ था उस दिन और किस तरह की ये हिंसात्मक घटना थी जो उस दिन घटित हुई, कौन लोग इसमें शामिल थे और किसके कहने पर यह घटना घटित हुई, तो आज इस घटना के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्योंकि इतिहास में होने वाली एक हिंसात्मक घटना या नरसंहार से जुड़ा है, तो सबसे पहले मेरे लिए मेरी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं आप सबको इस बात के लिए अवेयर कर दूं कि एक टीचर को जो है एक टीचर का मकसद समाज को शिक्षित करना है हर प्रकार से, चाहे वो अपने किसी भी विषय से जुड़ा हो। एक टीचर को घटनाओं पे बात करनी ही पड़ती है। हमारा मकसद यहाँ किसी भी समुदाय को उकसाना नहीं, बल्कि उसे जागरूक करना है घटनाओं के प्रति और विषय के प्रति। तो आज के इस वीडियो से हमें जो कुछ सीखना है वो ये है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी गलतियां भी हुई हैं इंसान से, जो उसे यही सीखना है कि आने वाले समय में भविष्य में वो गलतियां ना दोहराई जाएं और इस तरह के जो घटनाएं हैं वो ना हो, उनसे किसी तरह से बचा जा सके। तो बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए हमें। किसी भी विषय पर, किसी भी मामले में हमें जो है बड़ी सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। ये घटनाएं हमें यही सिखाती हैं, और नहीं तो समाज को डिस्ट्रॉय होने में, समाज को नष्ट होने में देर नहीं लगती। तो इस वजह से जो है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या हुआ था उस टाइम, उस समय क्या हुआ था 1946 में, कि ये इतनी बड़ी घटना जो है उस समय में घट गई। तो भारत को आज़ादी यूँ ही नहीं मिली, अक्सर अगर देखा जाए तो इसकी जो दास्तान है वो खून की स्याही से लिखी गई। और इतिहास गवाह है इस बात का कि स्वतंत्रता की इस लड़ाई में ब्रिटिशर से लड़ते हुए जितना खून बहा होगा, हमें लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा खून तो भारतीयों का आपस में लड़ने से बहा। और इसका कारण एक ही था, वो था अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति। और जैसा कि हमने पीछे एक वीडियो बनाया था, उन जब हम जितने भी एक्ट थे 1909 का एक्ट, उनमें जब हमने पढ़ा, उस समय में मैंने कहा था कि लॉर्ड मॉर्ले के द्वारा एक बात कही गई थी कि हमने नाक के दांत बो दिए हैं। उनका ये कहना कि नाक के दांत बो दिए हैं, वो सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ ही एक वाक़या था, सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई एक बात थी। उसका अर्थ ये था कि हमने फूट डाल दी है भारतीयों में, और इसका जो परिणाम होगा वो आने वाले समय में बहुत ही भयानक होगा। और ऐसा ही हुआ। 1946 में सांप्रदायिक दंगे जब भड़के, तो उस समय में शायद ये कही गई बात जो है उन लोगों को समझ में आई होगी जिन लोगों के सामने ये बात कही गई थी, कि ये बात लॉर्ड मार्ले ने क्यों कही थी। तो इतिहास में दर्ज ऐसी दर्दनाक घटना है जिसको आज हम पढ़ें या पढ़ाएं, जब पढ़ते हैं तो सिहर जाते हैं। तो किस तरह से सहा होगा वो दर्द लोगों ने। तो द ग्रेट किलिंग कलकत्ता के नाम से इस घटना को हम जानते हैं। क्यों हुई, क्या कारण थे, और क्यों आपस में जो है प्यार से रहने वाले दो समुदाय अचानक से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और देखते ही देखते दोनों समुदायों ने लाशों के ढेर बिछा दिए। आखिर ऐसा क्या जुनून था, किस बात का डर था, इस चीज़ को पाने की लालसा थी, जिसके चलते एक इंसान जानवर से भी बदतर हो गया, जिसके चलते उसने ना बच्चियों को देखा और ना माताओं को, सबकी इज्जत को रौंद डाला। कैसे एक आदमी की जिद के कारण, कैसे उस आदमी की सत्ता के लालच के कारण पूरा बंगाल और बाद में पूरा भारत के लोग लाशों के ढेर के रूप में तब्दील हो गए। इंसानों ने अपने ही भाइयों का खून जो है वो पानी की तरह बहा दिया। ईश्वर करे कभी कभी भी समाज में ऐसा दिन ना देखना पड़े इंसान को, कभी भी कोई ऐसी घटना ना घटे कि इंसान इंसान का ही दुश्मन हो जाए। दो संप्रदायों के लोग सालों से एक दूसरे के साथ पड़ोसी बनकर रह रहे हों, और अचानक से कोई उनको आकर के, कोई व्यक्ति आकर कहे कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है,
तो वो तुम्हारी जान ले लेगा और आप उस पर विश्वास करने लगें, तो ये एक मूर्खता ही कही जा सकती है। जबकि ऐसा कुछ भी ना हो, तो वो जो बीज बोया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, तो उसमें अपना स्वार्थ उन ऐसे लोगों का होता है। और हमें वहाँ ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात क्यों कही जा रही है, उसमें उसका कितना बड़ा स्वार्थ हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसा डिसीजन ले बैठें, हम ऐसा निर्णय ले बैठें जिससे कि समाज जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, क्या हुआ था उस समय में। 1940 के दशक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की संविधान सभा में सबसे दो बड़े राजनीतिक दल थे। मुस्लिम लीग ने अपने 1940 के लाहौर प्रस्ताव के बाद से भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित करने की मांग की थी। ये जो मांग उठी पाकिस्तान की, तो लाहौर प्रस्ताव के बाद से जो है 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो पाकिस्तान की मांग रखनी शुरू की थी। क्रिप्स मिशन, वायवल योजना या फिर शिमला समझौता और उसके बाद कैबिनेट मिशन, बहुत सारी योजनाएं जो है वो प्रस्तुत की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। कहीं पे भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हो पाया मुस्लिम लीग का। इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में बहुत कोशिश की ब्रिटिशर्स ने समझौता कराने की। कहीं ना कहीं शायद ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि समझौता ना बने। उनको पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। जो उन्होंने बीज बोए थे उस समय में, वो जानते थे भली भांति कि भारत का विभाजन होकर ही रहेगा। तो और वो समय अभी आ चुका था कि जो सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई जो एक लड़ाई थी वो शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण की योजना के लिए 1946 में भारत कैबिनेट मिशन ने एक त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वो त्रिस्तरीय संरचना किस तरह की थी। एक केंद्र, प्रांतों के समूह और प्रांत। ये त्रिस्तरीय संरचना उस समय की थी जो कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत की गई भारतीयों के समक्ष। प्रांतों के समूह का उद्देश्य मुस्लिम लीग की मांग को समायोजित करना था। प्रांतों का जो समूह इन्होंने बनाया था, इसमें त्रिस्तरीय एक जो ये संरचना थी, तो उसका उद्देश्य ही यही था कि मुस्लिम लीग की मांग को उसमें समायोजित कर दिया जाए और जो वो मांगें, जिन क्षेत्रों के लिए वो मांग कर रहा है, तो वो किसी तरह से इसमें समायोजित हो जाएं। अब मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 16 जून की कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन बाद में जाकर उससे उन्होंने जो है स्वीकार भी किया, जैसा कि कांग्रेस के केंद्रीय प्रेसिडियम ने किया था। केंद्रीय प्रेसिडियम अर्थात कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति थी, उसने भी इसको स्वीकार किया। इस समय तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सैद्धांतिक रूप से कैबिनेट मिशन की योजना को मान लिया। इसका आशय यह था कि केंद्र सरकार देश के बाहरी कार्यों को देखेगी, जबकि विशेष राज्यों का संचालन मुस्लिमों के हाथ में होगा। तब तक विभाजन की बात नहीं उठी थी। बंटवारे और हिंसा का मोड़ उस वक्त आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बॉम्बे, जो आज मुंबई कहा जाता है, में 10 जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस संविधान सभा में भाग लेने के लिए राजी हो गई थी। हालांकि उसने कैबिनेट मिशन योजना में सुधार करने का अधिकार अपने पास ही रखा। तो कहीं ना कहीं जो सुधार करने थे, जो चेंजेस वो चाहती थी कांग्रेस, तो अभी उस पर बात करना बाकी था। इस बात से मोहम्मद अली जिन्ना बहुत नाराज़ हुए कि जब हम एग्री कर चुके हैं, समझौता हो चुका है, तो अब कांग्रेस अपनी बात से क्यों पलट रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात से वो बहुत नाराज़ हुए और इस बात से जिन्ना बहुत अधिक क्रोध में आ गए। उन्होंने भारत के विभाजन और मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने जिन्ना के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। बाद में जिन्ना ने एक अंतरिम सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया, जिसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन ने जो कहा था कि अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी और उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही शामिल होंगी। तो इस जो है इस प्लान को, इस योजना को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था और उसने ये तय कर लिया था, ये निर्णय लिया था कि वो संविधान सभा का भी बहिष्कार करेगी और ना ही वो अंतरिम सरकार में शामिल होगी। तो इस तरह से जो है मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया था कि वो अंतरिम सरकार में शामिल ही नहीं होगी। तो कांग्रेस से, क्योंकि उस समय में बहुत नाराज़ थे,
जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से मोहम्मद अली जिन्ना बहुत नाराज़ हुए थे। तो क्योंकि महात्मा गांधी ने जिन्ना के विभाजन के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, और महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बात पे अड़े थे कि अगर विभाजन हुआ तो शायद और भी ज़्यादा समाज जो है वो नष्ट हो जाएगा, और ये जो एक दुश्मनी बनेगी शायद सालों साल तक ये कभी मिट ना पाए, क्योंकि वो जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। और इस वजह से वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक ही देश में रहें। लेकिन जिन्ना इस बात से बिल्कुल राज़ी नहीं थे। शायद सत्ता का लालच उनके मन में उस समय में बहुत ज़्यादा भर चुका था। जुलाई 1946 में जिन्ना ने बॉम्बे में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसी गुस्से के चलते, इसी गुस्से में ही उन्होंने जो है उस समय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और कहते हैं कि जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उससे भला नहीं होता, उससे बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो सकती हैं। उन्होंने घोषणा की कि मुस्लिम लीग संघर्ष शुरू करने की तैयारी कर रही है, और उन्होंने एक योजना बना ली है। अब वो क्या थी योजना, ये आगे समझेंगे। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमानों को अलग पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो सीधी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो इस तरह से सीधी कार्यवाही की बात उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। क्या थी सीधी कार्रवाई, तो अभी तक लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा क्या होने वाला है भविष्य में। उन्होंने सीधी कार्रवाई शुरू करने की उस समय में बात रखी। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होने की घोषणा फिर उन्होंने कर दी, और अगले दिन जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होने की घोषणा की, और कांग्रेस को चेतावनी दी, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, यदि आप युद्ध चाहते हैं तो हम आपके प्रस्ताव को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं, और हमारे पास या तो एक विभाजित भारत होगा या एक नष्ट भारत होगा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये बात कही। सभी मुसलमान उस समय में वहाँ एकत्रित भी थे, और उन्होंने इस तरह से एक स्पीच ऐसी दी थी जो बहुत ही भड़काऊ थी, और उस समय में उनकी एक जिद बन चुकी थी। पाकिस्तान की मांग वो जिद में तब्दील हो गई थी। अब कुछ भी हो जाए, शायद जिन्ना कुछ ऐसा करने वाले थे जो कांग्रेस ने या भारत के दूसरे सभी समुदाय के लोगों ने कभी ये सोचा भी ना हो। तो हुआ क्या उसके बाद, डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत हुई कैसे। बंगाल में हसन शहीद सोहरावर्दी ने भयावह नरसंहार अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। उस समय में शहीद सोहरावर्दी, जो कि उस समय में मुख्यमंत्री थे बंगाल के, और ये मुस्लिम लीग से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे, मुस्लिम लीग के ही नेता थे ये। और इस तरह से जब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बयानबाजी की, उसके बाद सभी नेता जो थे वो सतर्क हुए, और उनकी बात पर सभी ने इस तरह से फूल चढ़ाए कि मुस्लिम लीग का नेता हसन शहीद सोहरावर्दी उस समय बंगाल का मुख्यमंत्री था। ऐलान के बाद कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। कहाँ से इतना मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हुआ था कोई नहीं जानता था। दोपहर की नमाज के समय सोहरावर्दी और ख्वाजा नजीमुद्दीन ने जो है उस समय में बहुत ही विरोधी भाषण दिए, हिंदू विरोधी भाषण दिए, और इसका असर बहुत ही बुरा हुआ। दोनों के भाषणों के बाद मुस्लिमों की सामान्य सी दिखने वाली भीड़ हिंसक दंगाइयों की भीड़ में तब्दील हो गई, और देखते ही देखते इस भीड़ ने बहुत ही एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन एक्चुअल में हुआ क्या, अगर उस दिन हम देखें तो बहुत ही वो दर्दनाक घटना कही जा सकती है। कोलकाता से शुरू हुआ हिंदुओं के जनसंहार का ये दौर नोआखाली, बिहार और पंजाब भी पहुंच गया। तो इन सब क्षेत्रों में जो है बहुत ही हिंसात्मक जो है वो घटना घटी, और लोगों की लाशों से शमशान सी दिखने लगी थी कोलकाता की गलियां। चारों ओर केवल लोगों की लाशें और उनके आसपास जानवर और चील कौवे मंडराते दिखते थे। सोहरावर्दी खुद लालबाग के पुलिस हेडक्वार्टर में उपस्थित होकर इस्लामिक दंगाइयों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही को रोके हुए था। इस तरह से जो है पूरा साथ दिया मुस्लिम समुदाय का उस समय के मुख्यमंत्री ने। कम्युनिस्ट नेता सईद अब्दुल्ला फारूकी ने, जिन्होंने झुंड के साथ मिलकर लिच्छो बागान के ओड़िया मजदूरों की स्लम बस्ती पर हमला किया, और उस समय में जो है उन पर हिंसात्मक वार किए गए। डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन पूरे शहर में पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। लोगों को घरों से खींचकर मार दिया गया। महिलाओं, यहाँ तक कि बच्चियों के साथ भी
सामूहिक बलात्कार किए गए और अगले 72 घंटों में 6000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ये इस तरह से बिखरे पड़े हुए थे शव सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर। जो मंज़र शायद उस समय में लोगों ने उनसे शायद देखा भी ना गया हो, इस तरह का मंज़र वहाँ पे बना। और जैसा कि हमने कहा कि बिछो बागान जो एरिया था, क्षेत्र था, वहाँ पे भी हमला हुआ। गार्डन रिच टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष था कम्युनिस्ट नेता सईद अब्दुल्ला फारूकी। तो केशवराम कॉटन मिल्स के 600 ओडिया मजदूरों का निर्ममतापूर्वक कत्ल कर दिया गया। मजदूरों ने दंगाइयों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने के कार्ड भी दिखाए, लेकिन कोई बस नहीं चला और वो रोकने से भी उस समय में नहीं रुके लोग। हजारों लोगों को हुगली में फेंक दिया गया, सैकड़ों लोगों के हाथ पैर बांधकर नाले में फेंक दिया गया, जिससे घुट घुट कर वो लोग मर गए। अनगिनत लोगों के हाथ पैर बांधकर घरों में छोड़ दिया गया और बाहर से आग लगा दी गई, जिससे वो जलकर मर गए। इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं कि इसमें हिंदू ही मरे, इसमें मुस्लिम भी मारे गए और दोनों तरफ से ये जो है ये वार किए गए लोगों के द्वारा। तो ऐसा होता भी है कि अगर कोई किसी पे वार करता है तो बचाव में वो भी वार करता ही है। तो इस तरह से दोनों समुदाय के लोगों को जो है एक दूसरे जो है इन सब ने जो है एक दूसरे को मारा उस समय में। और डायरेक्ट एक्शन डे के बाद मुस्लिम लीग के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा। नेहरू गांधी ने स्वीकार कर लिया भारतवर्ष का बंटवारा। जब उनको लगा, गांधी जी और नेहरू जैसे नेताओं को, कि ये घटना जो है एक अगर ऐसे ही चलती रही घटनाएं और ऐसे ही अगर खून खराबा होता रहा तो इस तरह से तो पूरा भारत ही नष्ट हो जाएगा और इस सांप्रदायिकता की लड़ाई में दूसरे समुदाय भी पिस जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है बाद में, हालांकि गांधी जी वहाँ गए थे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ जाकर उन्होंने अनशन किया था। हालांकि बाद में रुक गए थे दंगे, लेकिन ये जो है 16 अगस्त से लेकर के तकरीबन 22 अगस्त तक जो ये एक पूरा हफ्ता हम कह सकते हैं चला, इसमें हज़ारों हज़ारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग इसमें घायल हुए। और ये एक ऐसा दिन, ये एक ऐसा एक दर्दनाक घटना में तब्दील हुआ, आत्मक घटना में ये तब्दील हुई थी, जो शायद कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया ये, तो इसी वजह से काले दिन के रूप में जाना जाता है इस घटना को। तो 14 अगस्त 1947 को बाद में फिर दंगे हुए थे। भारत की स्वतंत्रता से एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त को बना दिया गया था पाकिस्तान और 14 अगस्त 1947 को दोबारा फिर जनसंहार शुरू हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो ये घटना जब 1946 में तो घट ही चुकी थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ बाद में तो तब भी जो है ये दंगे उस समय में भी भड़के थे और उस समय में भी लाखों लोग मारे गए थे। एक दूसरे के खून के प्यासे लोग उस समय में भी बने। तो डायरेक्ट एक्शन डे 1946, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, इस तरह से शव बिखरे पड़े हुए थे गलियों में और ये जो है चील कौवे जो है इस तरह से उन्होंने नोचा इन लाशों को। बहुत सारी लाशें जो है जला भी दी गई लोगों के द्वारा। गलियों में बिखरी पड़ी लाशों के पास बैठे ये चील कौवे आप देख पा रहे होंगे। इस तरह की घटना जो है वो घटी उस समय में। अब मारे गए या घायल हुए लोगों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो प्रांतीय सरकार ने मरने वालों का जो आंकड़ा बताया वो 750 बताया था, जबकि सैन्य आंकड़ा 7000 से 10,000 मौतों का था। 3500 लाशों को तो इकट्ठा किया जा चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता कि हुगली में कितने लोगों को फेंका गया था, कितने लोग शहर के बंद नालों में घुटकर मर गए थे। 1200 के लगभग हुई भीषण आगजनी। जो आगजनी हुई थी 1200 के लगभग कहते हैं, उसमें लोग जला दिए गए थे और कितने लोगों का उनके रिश्तेदारों ने चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग जला दिए गए या बहुत सारे लोग जिनके आंकड़े उपलब्ध ही नहीं हुए, उनको उनके रिश्तेदारों ने जो है अंतिम संस्कार कर दिया। तो बहुत सारे तो जो है इसमें लोगों को शामिल ही नहीं इन आंकड़ों में किया गया। तो जो संख्या थी वो बहुत बड़ी थी। एक सामान्य अंदाज़ा लगाया जाए तो मरने वालों की संख्या 6000 से अधिक और घायल होने वाले लोग लगभग 20,000 थे। और उस समय में जो पलायन किए वहाँ से, बंगाल से, तकरीबन कहते हैं 20 से 30,000 लोगों ने वहाँ से पलायन किया था और ये संख्या हो सकता है इससे भी बड़ी हो। तो इसके भी चांसेस हैं कि ये संख्या बहुत बड़ी होगी उस समय जिन लोगों ने यहाँ से पलायन किया।
तो मौतों का सही आंकड़ा क्या था, ये कहना बहुत मुश्किल है। जुगल चंद्र घोष नाम के एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि उसने 4 ट्रक देखे थे जिसमें 3 फुट की ऊंचाई तक लाशें भरी हुई थी और इन लाशों से खून और विभिन्न अंग बाहर आ रहे थे। शायद जो है इन घटनाओं को हम याद करते हैं अगर, तो नज़रों के सामने जब इस तरह के दृश्य जब हमारी घूमते हैं तो सिहर जाते हैं, और किस तरह से लोगों ने ये बर्दाश्त किया होगा। खैर, मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम जो बुरी घटनाएं घटी हैं इतिहास में उनसे शिक्षा लें ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटें, और मनुष्य जो है वो हमेशा समझदारी से निर्णय ले, और किसी के कहने से जो है अपने पूरे समाज को, पूरे समुदाय को या किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। तो एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था कि 17 अगस्त, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे खतरनाक दिन माना जाता है, उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर चारों ओर सिर्फ अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, लड़के लेंगे पाकिस्तान और कायदे आजम जिंदाबाद की ही सुनाई दे रहा था। तो इस तरह के नारे उस समय में लग रहे थे। जैसा कि आप पता भी है आप सबको कि ये जो क्षेत्र था बंगाल, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और जब ये अटैक हुए हिंदुओं को तो ये पता भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद जो है वो क्या होने वाला है नमाज के बाद। तो ये जो है माइंडसेट किए गए थे सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। और शायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस की वो बात कर रहे हैं, जिस पर जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे की वो बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की वो बात कर रहे हैं, कि उससे समाज को इतना नुकसान होगा। और हो भी सकता है कि उनको पता हो ये सब, और शायद उनका लालच रहा हो और वो जानते हों कि अगर ये सब हुआ तो तभी जो है कांग्रेस एग्री करेगी, स्वीकार करेगी हमारी बातों को, और ब्रिटिशर भी स्वीकार करेंगे कि हाँ ये ना हो दोबारा, इसलिए पाकिस्तान का विभाजन कर देने में ही भलाई है। तो ऐसा हो सकता है, तो उनके दिमाग में ये सब चल रहा हो। तो लेकिन अगर देखा जाए तो हम जो है इन घटनाओं से जो है हमें सीखना चाहिए कि भाई आने वाले समय में जो है इस तरह की घटना ना घटे, और हमेशा हम समझदारी से काम लें। तो ये हम बात भी 5-7 मिनट और लूँगा आपके, और अभी हमें यही जानना है कि हमें अवेयर अवेयर कैसे रहना है, इस तरह से हम भविष्य में अवेयर रह सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं। तो इस घटना को पढ़ाने के बाद मैं इतना ही कहूँगा कि एक तरफ तो मनुष्य चाहे वो किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म या समुदाय से संबंध रखता हो, धर्म को लेकर के एक तरफ तो मनुष्य बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है, मानवता की बातें, धर्म की बातें या दया की बातें। लेकिन उस समय ऐसा क्या हो जाता है जब कोई राजनीतिक व्यक्ति अपनी सत्ता के लालच में हम सब इंसानों को धर्म के नाम पर भड़काना शुरू कर देता है, और उस समय हमारी बुद्धि को क्या हो जाता है, और अचानक से हम एक दूसरे की समुदाय के जो दुश्मन हो जाते हैं। फिर कहाँ चला जाता है धर्म और दया, और कहाँ चली जाती है वो मानवता। तो दरअसल मानवता का दूसरा नाम ही धर्म है, और जिस मनुष्य में मानवता या दया नहीं है वो सच में एक मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। वो हम कह सकते हैं कि असल में तो फिर वो पशु के समान हो जाता है। तो और इतिहास इस बात का गवाह है कि राजनीतिक लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए हमेशा समाज को हाशिए पर रखा। हजारों वर्षों से यही देखा गया कि राजा महाराजाओं के समय में भी समाज में लोगों को एक दूसरे से लड़ा करके लोग सत्ता पर काबिज हुए, और आज भी राजनीति का स्वरूप वैसा ही है। तो ऐसे में हम सब के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई कोई बात के पीछे का तर्क क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसको समझना जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिक समझ हम में ज़रूरी होती है सब में, ताकि आने वाले खतरों से बचा जा सके। तो भारत जैसे देश में जहाँ इतने संप्रदाय के लोग हैं, इतने धर्मों के लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ और सभ्यताओं से जुड़े लोग रहते हैं, वहाँ ये बातें जो हैं और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं समझना, कि किस तरह से हम विभिन्नताओं के होते हुए और किस तरह से हम मिलकर रह सकते हैं, और रह रहे थे, बहुत सालों से रह रहे हैं। और जो है सही समय पर सही निर्णय जो है हमारे लिए लेना बड़ा ज़रूरी होता है। ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर या फूट डालो शासन करो की नीति के तहत सैकड़ों साल राज किया। तो ये एक जो है प्रमाण है हमारे पास। धर्म के नाम पर जब भी लोग आपस में लड़े और हजारों या लाखों की संख्या में एक दूसरे का खून बहाया, तो इससे कभी भी ना तो समाज का कोई फ़ायदा हुआ और ना ही उन संप्रदायों का जो आपस में लड़े और मरे। हाँ, मगर इससे वो लोग सत्ता पर काबिज़ ज़रूर हो गए जिन्होंने ये दंगे करवाए और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, और एक दूसरे
के खिलाफ भड़काकर जो है ये इस तरह मौत का तांडव जो है वो रचा। उन्होंने सत्ता का मज़ा ज़रूर लूटा ऐसे लोगों ने। हम सब के लिए ये आधारभूत बात समझना बहुत ज़रूरी है कि संप्रदाय कोई भी हो या कहें कि धर्म कोई भी हो, कोई भी हिंसा की बात नहीं करता धर्म। और कितनी भी धार्मिक पुस्तकों को ले लीजिए आप, किसी भी संप्रदाय की धार्मिक पुस्तक को उठा के देख लीजिए, सभी पुस्तकों में प्रेम की ही बात की गई है और मानवता की ही बात की गई है, दया की बात की गई है। धर्म को लेकर के प्रेम और सौहार्द की बात की गई है। कहीं पे भी नफ़रत और या ऐसी जो है दुश्मनी की बातें नहीं की गई। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है और जो बात उसके द्वारा कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है। तो ये बात जो है हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जो वो कह रहा है उसमें कितनी प्रामाणिकता है, ख़ासकर तब तो ये और भी ज़्यादा समझना ज़रूरी है जब कही गई बात किसी को नुकसान पहुंचाने की हो, हिंसा से जुड़ी हो, हिंसात्मक कार्रवाई से जुड़ी बात, या हिंसा को बढ़ावा देने के लिए कही गई कोई बात, या कोई भी इस तरह का जो है वो एक्टिविटी हो। किसी भी समुदाय, समाज या संप्रदाय का न तो इन बातों से विकास संभव है और ना ही उद्धार हुआ आज तक, ना ही इससे सुख की प्राप्ति होती है किसी भी व्यक्ति को। जहाँ पे भी हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता को हासिल करने के लिए ऐसा किया। आपस में लड़वाया गया तो भी सत्ता के लिए। जब अंग्रेज़ों ने भारत में बाँटने की राजनीति नहीं अपनाई थी, उससे पहले भी विभिन्न समुदाय के लोग जो है वो प्रेम और सौहार्द की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने कुछ एक व्यक्तियों को सत्ता का लालच दिखाया, कुछ एक समुदाय के लोगों को सत्ता का लालच दिखाया, उन चंद व्यक्तियों ने सत्ता के लिए समुदाय के बीच मौत का तांडव करवाया और स्वयं सत्ता के मज़े लूटे। आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए, हज़ारों लाखों लोग जो है उस समय में मारे गए थे, चाहे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे या सिख थे। तो मौत का ऐसा तांडव, ऐसी हिंसात्मक घटनाएं हुई थी उस समय में जो सदियों तक शायद भुलाई नहीं जा सकती। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो आप देख लीजिए, आज भी जो है पाकिस्तान भारत से आर्थिकता में भी पीछे ही है। तो और भी बहुत सारे मामले हैं, लोकतंत्र के मामले में भी आप लगा सकते हैं। तो अ, विकास के मामले में आप देखिए अभी भी पाकिस्तान भारत से पीछे ही है। तो और मुस्लिम की बात करें तो मुसलमान जो हैं जितने पाकिस्तान में हैं उतने भारत में भी हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ अधिकार नहीं मिले हैं, तो उनको उनके पास वो सभी अधिकार हैं जो दूसरे समुदाय के लोगों के पास में हैं। तो लोकतांत्रिक रूप से या संवैधानिक रूप से जो है वो सभी अधिकार उन सब के पास हैं जो दूसरे समुदाय के लोगों के पास हैं। और सभी को यहाँ पे इक्वालिटी का या बराबरी का दर्जा दिया गया है, मौलिक अधिकार सबके पास हैं। तो और वो सुविधाओं की अगर बात करें, बहुत सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ मुस्लिम समुदाय के पास हैं भारत में, और एक अच्छा जीवन व्यतीत उनके द्वारा किया जा रहा है। किसान हैं यहाँ पे बहुत सारे, और हर तरह का कार्य जो है वो कर सकते हैं भारत में। तो मतलब सुविधाओं की बात करें तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में सुविधाएं नहीं हैं या वहाँ की सरकार सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराती, वो सब है वहाँ पे भी। लेकिन बात सिर्फ ये है कि कुछ एक राजनीतिक लोगों की वजह से जो है हम कई बार जो है जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। तो इस तरह का काम ना करें, और इससे जो है बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही एक परिणाम उस समय में यही निकला कि भारत का जो है उस समय में विभाजन हो गया। तो हमें इन सब बातों को जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी है हम सब के लिए। बहुत बड़े-बड़े मुद्दों को जो है हिंसात्मक कार्यवाहियों से नहीं, ये इतिहास इस बात का भी गवाह है कि बड़े-बड़े मुद्दे जो हैं वो बैठ कर के सुलझाए गए हैं। अगर सामने से कोई सीधे तौर पर देखो वार कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसके उसको बचाव में जो है शायद हम भी वार करें या उसको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक समाज जिससे विभिन्न समुदाय जिसमें रहते हों, और हज़ारों साल से वो जो है वो प्रेम से रह रहे हों, और एक दूसरे पे कभी वार ना करते हों, अचानक से कोई व्यक्ति जो है आपका माइंड सेट करने लगे और आपको बार बार ये कहना शुरू करे कि फ़लाँ फ़लाँ समुदाय के लोग आपके दुश्मन हैं, या उनसे आपको बच के रहना है, या उनसे आपको ख़तरा है। बस बचना हमें इन बातों से है कि किसी व्यक्ति द्वारा ये बात क्यों कही जा रही है। सोचना यही है, समझना यही है, गहराई से विचार करना ज़रूरी है। कि हमने देखा भी है कि अंग्रेज़ जो है कभी भी भारत में हिंसात्मक कार्यवाही से नहीं डरे, बल्कि अगर कभी ऐसा हुआ भी तो उन्होंने रणनीति से काम लिया। चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे दूसरी क्रांतिकारी घटनाएं हों, उन्होंने जो है वो बड़ी आसानी से उन सबको दबा दिया। तो अंग्रेज लेकिन गांधी जी से क्यों डरते थे? गांधी जी ने तो कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कितने बड़े राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति हुए,
और उनकी तो जो है वो हम उनका तो योगदान जितना हुआ समाज में या राजनीति में, तो वो भुलाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो मुद्दे थे जो उन्होंने सुलझाए, वो सिर्फ बातों से ही सुलझाए और बैठ कर के सुलझाए। और उनकी बातों को जो है अंग्रेज़ सरकार ने माना भी। जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी अंग्रेज़ सरकार के सामने, तो उसको बड़ी आसानी से उन्होंने मनवाया। हम अगर कोई सबसे बड़ा हम कह सकते हैं हथियार अगर आज के समय में है, तो वो है शिक्षा। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो शिक्षा पर जोर देने की है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो दुनिया को जिससे दुनिया को जीता जा सकता है। तो यही कारण था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे महापुरुष ने कठिन परिस्थितियों में ही सही शिक्षा प्राप्त की और वो हासिल किया जो वो चाहते थे। और समाज को जो जो परिवर्तन उन्होंने किया वो सकारात्मक परिवर्तन था समाज में, और सदियों तक जो है उस योगदान को समाज भुला नहीं सकता। विभिन्न समुदाय के लोगों को जो अधिकार उन्होंने दिलाए, अगर ऐसा ना होता तो आज सामाजिक तौर पर हो या शायद भी राजनीतिक तौर पर भी हम उतने विकसित ना हो पाते। और आज भी जो है शायद बहुत सारे समुदाय जो है वो बहुत बद से बदतर जीवन जी रहे होते। जो कुछ भी हम समाज को देते हैं पलट कर वो पलट कर या उसके परिणाम जो है वो पलट कर हमारे पास ज़रूर आते हैं। इसलिए हमेशा समाज को कुछ अच्छा देने का प्रयास ही कीजिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर ही बोलिए कि आपके द्वारा बोले गए शब्दों से किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज पर क्या असर पड़ेगा और भविष्य में उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि अवेयर रहें, जागरूक रहें और खुश रहें। तो